हाय एवरीवन। तो आज अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं, कुछ बेसिक टर्म्स वाला। लास्ट वीडियो होगा आज। तो आज कुछ सिंपल टर्म्स है अकाउंटिंग के, वो हम कंप्लीट कर लेते हैं, जो बीच में बहुत हेल्पफुल होंगे हमें फाइनल अकाउंट जैसे टॉपिक के लिए, या और भी दूसरे टॉपिक में जर्नल एंट्रीज पास करते टाइम यूज़फुल है। तो कुछ बेसिक टर्म्स है, आज कंप्लीट करते हैं ये वाला सेशन। जिसमें सबसे पहला जो डेफिनेशन है वह परचेसेस। ईजी है काफ़ी। जब भी हम गुड्स खरीदते हैं फॉर बिजनेस पर्पस, उसको हम परचेसेस बोलते हैं। वो बाइंग ऑफ गुड्स फॉर ट्रेडिंग पर्पस। परचेसेस दो टाइप के हो सकते हैं, कैश परचेसेस जब हम पेमेंट ऑन द स्पॉट करके आ जाए, और एक क्रेडिट परचेसेस जिसमें हम पेमेंट ऑन द स्पॉट नहीं करते, किसी फ्यूचर डेट में पे करेंगे। तो जब तक हम पेमेंट नहीं करेंगे तब तक वो अपने ऊपर लाइबिलिटी बन के रहेगा इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिटर। तो ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। परचेसेस, बाइंग ऑफ गुड्स फॉर ट्रेडिंग पर्पस। दो टाइप के परचेसेस होते हैं, कैश परचेस, क्रेडिट परचेस। कैश अगर इमीडिएटली पे कर देते हो तो वो कैश परचेस, और कैश फ्यूचर डेट में पे करोगे, उधार पे गुड्स लेके आए हो तो क्रेडिट परचेस। लाइबिलिटी है जब क्रेडिट पे परचेस करते हो, और उसको हम क्या बोलेंगे, उस पर्सन को क्रेडिटर। अच्छा, परचेसेस को हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था गोल्डन रूल्स और मॉडर्न अप्रोच। तो उसमें हर पर्टिकुलर अकाउंट को हमें डेबिट या क्रेडिट देना होता है। तो परचेसेस को हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है। इसका रीज़न, हम जब भी गुड्स खरीदते तो वो अंदर आते हैं, रियल अकाउंट का लॉजिक लग जाता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो परचेसेस हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। सेकेंड डेफिनेशन, परचेस रिटर्न। अब जब भी हम कुछ गुड्स खरीद के आते हैं तो कभी कभार गुड्स डिफेक्टिव निकलते हैं, कभी कभार वो अपने अकॉर्डिंगली नहीं रहते, हमें जो स्टैंडर्ड्स चाहिए होता है अकॉर्डिंगली नहीं रहते, तो हम वो गुड्स क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। तो मान लो तुम गुड्स खरीद के आए, अब उनमें कुछ डिफेक्ट निकला, तुमने रिटर्न कर दिया। व्हेन गुड्स परचेस्ड आर रिटर्न टू द सप्लायर। तो जो गुड्स खरीद के आए थे वो जब तुम रिटर्न कर देते हो तो उसको क्या बोलते हैं, परचेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। अब जब खरीदे थे तब कौन सा बैलेंस था, डेबिट। अब जब वापस कर दोगे तो कौन सा बैलेंस आ जाएगा, क्रेडिट। क्यों रिटर्न करते हैं हम, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं उसके। गुड्स डिफेक्टिव है, डिलीवरी देने में डिले हो गया, ट्रांजिट में ही डैमेज हो गए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अपना थर्ड डेफिनेशन, सेल्स। तो जैसे परचेज यानी खरीदना, सेल्स यानी बेचना। तो व्हेन गुड्स सोल्ड फॉर द बिजनेस, बिजनेस पर्पस के लिए हम जब गुड्स बेचते हैं तो उसको सेल्स बोलेंगे। अगेन सेल्स भी दो टाइप के हो सकते हैं, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। इमिडिएटली अगर कैश मिल जाता है तो वो कैश सेल्स, और कैश अगर फ्यूचर डेट में मिलेगा, कैश विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर डेट। तो अगर कैश फ्यूचर डेट में मिलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट सेल्स। अगेन उस पर्टिकुलर पार्टी से तुम्हें पैसे लेने होंगे, तुम्हारा एसेट है, जब तक वो पैसे नहीं मिल जाते हम उसको एसेट में दिखाएंगे द फॉर्म्स ऑफ डेटर्स। अब हो सकता है तुमने जो गुड्स बेचे है वो डिफेक्टिव रहे, तो कस्टमर तुम्हें भी तो रिटर्न करके जाएगा वो गुड्स। तो ये अपना अगला डेफिनेशन, सेल्स रिटर्न या तो रिटर्न इनवर्ड। व्हेन गुड्स सोल्ड आर रिटर्न बाय कस्टमर टू अस। तो जैसे हमें जब डिफेक्टिव गुड्स मिले थे हमने सप्लायर को रिटर्न कर दिए थे, हमने जो कस्टमर को बेचा वो गुड्स भी डिफेक्टिव हो सकते, तो कस्टमर हमें रिटर्न करके चले जाएगा, उसको हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न या तो रिटर्न इनवर्ड। अब सेल्स में हमेशा गुड्स बिजनेस के बाहर जाते हैं, अगेन रियल रूल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सेल्स को हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस। और वैसे ही सेल्स रिटर्न यानी जब गुड्स रिटर्न होके वापस अपने पास ही आ गए तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट बैलेंस। तो सेल्स को क्रेडिट बैलेंस, सेल्स रिटर्न को डेबिट बैलेंस। आगे स्टॉक से रिगार्डिंग और दो डेफिनेशन है। तो ये जो भी हम पढ़ रहे हैं वो गुड्स से रिगार्डिंग है, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न। और दो डेफिनेशन जो गुड्स से रिगार्डिंग है वो है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक नाम में दिख गया होगा ओपनिंग, तो अपना अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल और ख़त्म होता है 31 मार्च पे। तो तुम्हारे बिजनेस में जो जो गुड्स नहीं बिके 1 अप्रैल पे जो तुम्हारे पास पड़े हैं गुड्स, उसको हम ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे। इट रिफर्स टू अनसोल्ड गुड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, याद रखना। तो 1 अप्रैल पे जो भी तुम्हारे पास स्टॉक पड़े होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक। वैसे क्लोजिंग स्टॉक यानी लास्ट डेट पे, तो अकाउंटिंग पीरियड खत्म कब होता है, 31 मार्च पे। तो जो गुड्स नहीं बिके और 31 मार्च पे तुम्हारे पास पड़े हैं वो, उनको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। इट रिफर्स टू अनसोल्ड गुड्स ऑन लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज 31 मार्च। इनका वैल्यू कैसे किया जाता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस, याद रखना।
ये तुम्हें फाइनल अकाउंट में काम आएगा, एडजस्टमेंट में दिया जाता है क्लोजिंग स्टॉक, आगे देखेंगे वो। बट याद रखना क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होता है, कॉस्ट प्राइस देखा जाता है, मार्केट प्राइस देखा जाता है, दोनों में से जो कम रहेगा विच एवर इज़ लोअर विच एवर इज़ लेस, वो हम कंसिडर करेंगे वैल्यूएशन के लिए। अच्छा, एक और बात क्लियर रखना, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि 31st पे जो स्टॉक तुम्हारे शॉप में रहेगा वही तो 1 अप्रैल पे रहेगा। तो करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इज ओपनिंग स्टॉक फॉर नेक्स्ट ईयर। तो ये थे अभी तक जो हमने पढ़े, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब गुड्स से रिगार्डिंग था। अब और आगे बढ़ते हैं, एक और डेफिनेशन है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब याद रखना कुछ एक्सपेंसेस हम डायरेक्टली प्रोडक्शन के ऊपर करते हैं और कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्शन के ऊपर डायरेक्टली नहीं किए जाते लेकिन बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई गुड्स बना रहे हो तो तुम्हें मशीन लगेगी, उसके अंदर फ्यूल लगेगा, पावर लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगा उस मशीन को चलाने के लिए, पावर एंड फ्यूल, कोल, देन कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जैसे फैक्ट्री में हम इनकर करते हैं, फैक्ट्री लाइटिंग, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट का खर्चा, ऑक्ट्रॉय का खर्चा, तो ये सब डायरेक्टली गुड्स के ऊपर किए जाने वाले खर्चे, तो इनको हम किस में कंसिडर करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इनकर्ड डायरेक्टली फॉर परचेज और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, फॉर एग्जाम्पल ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एग्जाम्पल फैक्ट्री लाइटिंग, कोल, फ्यूल, पावर, कैरेज इनवर्ड एक्सेट्रा। तो वो एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली हम किसके लिए करते हैं, परचेसेस के लिए या तो प्रोडक्शन के लिए, उसको हम किस में कंसिडर करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, अगला डेफिनेशन। तो पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखा जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेट करता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेट नहीं करता है बट होता बिजनेस के लिए ही है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिस में बैठा हुआ जो स्टाफ है उसका तुम सैलरी देते हो, तो बंदा कर तो तुम्हारे बिजनेस के लिए काम रहा है बट क्या वो प्रोडक्शन के लिए कर रहा है, क्या वो गुड्स बनाने के लिए कर रहा है, नहीं। तो ये खर्चों को हम किस में गिनेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो मोस्टली ऑफिस में, शॉप में, इन सब में किए जाते हैं। Expenses which directly does not relate to purchase or production of goods, फॉर एग्जाम्पल ऑफिस एक्सपेंसेस, शॉप एक्सपेंसेस, स्टाफ को सैलरी दिया, एडवर्टाइजमेंट, तो देख सकते हो ये सारे जो एक्सपेंसेस है ना वो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेट नहीं करते, तो इनको हम किस में कंसिडर करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आगे बढ़ते हैं। अब ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग, पहली बात तो वो खर्चे जो इसी साल के थे, इनकर तो हो गए बट तुमने अभी तक पे नहीं किए। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो अपना जो मार्च का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो बिल मिलता कब है, हमें अप्रैल में, यानी मार्च का जो बिल है वो हम पे कब करते हैं, अप्रैल में, बट अप्रैल तो दूसरा ईयर स्टार्ट हो जाता है, हमारा अकाउंटिंग पीरियड रहता कब है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हम करंट ईयर में पे नहीं कर पाते, उन्हें नेक्स्ट ईयर में पे करना पड़ता है, या कुछ पेंडिंग रह जाता है, कुछ खर्चे जो आउटस्टैंडिंग है जो तुमने करंट ईयर में पे नहीं किए थे, वो करंट ईयर के ही, याद रखना, बट तुमने टाइम पे नहीं किए, वो किसी और ईयर में तुम पे कर देते हो, तो इसीलिए करंट ईयर के लिए वो क्या बोला जाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस विच हैव बीन इनकर्ड, खर्चा हो गया है बट तुमने अभी तक पे नहीं किया है, उनको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ऑब्वियस सी बात है, पे करना पड़ेगा किसी फ्यूचर डेट में, इसीलिए ये तुम्हारे ऊपर लाइबिलिटी रहती है। एक्सपेंसेस विच हैव बीन इनकर्ड बट नॉट पेड ड्यूरिंग द ईयर आर अनपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो वो खर्चे जो है इसी साल के इनकर हो चुके हैं बट तुमने अभी तक पे नहीं किए हैं, तो वो तुम्हारे ऊपर लाइबिलिटी बन के रहेगा। उसका हेडिंग क्या डालेंगे हम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसी का ऑपोजिट प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो तुम्हें करने नहीं थे बट तुमने एडवांस में ही कर दिए। जैसे मान लो तुमने 3 साल के लिए एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस पे कर दिया है बट करंट ईयर में तो तुम खाली 1 ईयर का दिखाओगे, तो जो 2 एक्स्ट्रा ईयर्स का भी तुमने पेमेंट कर दिया उसको हम किस में गिनेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस इन द करंट ईयर, मतलब इस साल के नहीं है वो एक्सपेंसेस, किसी और साल के हैं, अपकमिंग ईयर्स के हैं, बट तुमने वो ऑलरेडी पे कर दिया है करंट ईयर में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपने एडवांस दे दिया है। जैसे एग्जांपल पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस फॉर 3 ईयर्स। तो जो खर्चे इसी साल के हैं हमने पे नहीं किए उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जो खर्चे इस साल के नहीं थे बट हमने इसी साल पे कर दिया उसको हम बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो खर्चे तुमने एडवांस में पे कर दिए। अब ठीक ऐसे ही दो कॉन्सेप्ट इनकम के लिए भी आएंगे। तो पहला है इनकम अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड।
तो तुम्हारा वो इनकम है इसी साल तुम्हें मिल जाना चाहिए था, बट अभी तक तुम्हें वो इनकम नहीं मिला है, तो उसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग इनकम या इनकम अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। इनकम विच हैव बीन अर्न बट नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो अगेन मिलना चाहिए था ये इनकम इसी साल, बट तुम्हें अभी तक मिला नहीं है, तो वो इनकम अक्रू तो हो चुका है बट अभी तक हमें मिला नहीं है, तो उसको हम किस हेडिंग में डालेंगे, इनकम अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। वैसे ही मान लो किसी तो पार्टी ने तुम्हें 3 4 साल के इनकम एक साथ पे कर दी, तो ये अब क्या हो गया तुम्हारे लिए, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम तुम्हें करंट ईयर का ही मिलना चाहिए था, बट 2 साल 3 साल का और इनकम मिल गया, तो वो हम करंट ईयर में क्या दिखा देंगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस फॉर अपकमिंग ईयर्स। इनकम ऑफ नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर बट रिसीव्ड इन करंट ईयर इज नोन एज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये इनकम करंट ईयर का नहीं है, ये आने वाले साल का है, बट पार्टी ने तुम्हें ऑलरेडी एडवांस दे दिया है, इसके लिए उस इनकम को हम किस में डाल देंगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब जो टर्म्स आएंगे आगे के 3 वो डेटर से रिलेटेड रहेंगे। बैड डेट्स तो ऑलरेडी मैंने बता दिया था, बट आज फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो डेटर्स वो लोग जिनसे पैसे लेने होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली सारे डेटर्स तो तुम्हें पैसे पे नहीं करेंगे, कुछ तो ऑब्वियसली पैसे डुबा देते हैं, तो जो तुम्हारे ऑलरेडी पैसे डूब गए उसको हम क्या बोलेंगे, बैड डेट्स। द डेट्स विच आर इरिकवरेबल इज कॉल्ड बैड डेट्स। जो पैसे डूब चुके हैं तुम्हें वो पैसे रिटर्न नहीं मिलेंगे, उसको हम किस में डाल देंगे, एक्चुअल लॉस। और जो पैसे एक्चुअली डूब जाते हैं उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। अच्छा, बट हमें और भी पार्टीज पे डाउट है कि ऐसे भी कुछ और डेटर्स है जो माइट भी पैसा नहीं दे पाएंगे और वो भी तुम्हारा लॉस होगा फ्यूचर में, बट वो एक्चुअल लॉस नहीं है, हम सिर्फ एक अंदाज़ा लगा रहे, एक एंटिसिपेशन लगा रहे कि शायद ये पार्टी भी पे नहीं कर पाएगी, तो उसके लिए हम पहले से ही रिजर्व्स क्रिएट करके रख देते हैं, और उस रिजर्व्स का नाम क्या रहता है, रिजर्व्स फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। नाम में दिख रहा है डाउटफुल, तो हमें वो पर्सन पे डाउट है कि वो पे करेगा या नहीं करेगा, तो हम ऐसा कंसिडर करके चलते कि ये पैसा भी हमारा डूब ही गया है। There are some debtors of which recovery is doubtful. It may not be realized. याद रखना यहाँ पे वर्ड may है, यानी हम डाउट में हैं। For this purpose such reserves is created. याद रखना ये तुम्हारा लॉस नहीं हुआ अभी तक, ये सिर्फ एक हम अंदाजा लगा रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एंटिसिपेटेड लॉस। जो पैसे ऑलरेडी डूब गए उसको हम किस में कंसिडर करते हैं, बैड डेट्स। और जो हमें अंदाजा लग रहा है कि और भी डूबेंगे उसको हम किस में कंसिडर करते हैं, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो जो पैसा डूब गया एक्चुअल लॉस बैड डेट्स में, और हमारा एंटिसिपेटेड लॉस किस में कंसिडर किया जाएगा, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स में। अब एक और लास्ट टर्म फॉर डेटर्स, और ये है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब देखो हमें डर लगा रहता है कि कहीं डेटर्स हमारे पैसे डुबा ना दे, तो हम सामने से उनको एक ऑफर दे देते हैं कि जो टाइम से पहले पेमेंट कर देगा उसको हम डिस्काउंट दे देंगे, एक इंसेंटिव के तौर पे, कि थोड़ा डिस्काउंट एक बार के लिए लॉस होगा वो चलेगा, बट हमारे पूरे पैसे डूब जाएंगे वो हमें इम्पैक्ट कर सकता है बिजनेस को नेगेटिवली। तो हम सामने से एक इंसेंटिव दे देते हैं डेटर्स को कि जो जो पहले पेमेंट करेंगे उसको ऑब्वियसली हम कुछ डिस्काउंट दे देंगे। तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इट इज़ एन इंसेंटिव टू डेटर्स फॉर अर्ली पेमेंट। सच डिस्काउंट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज लॉस। ऑब्वियसली लॉस तो हुआ है, तुम्हें जितने मिलने चाहिए थे तुमने उसमें डिस्काउंट दे दिया, उन्हें इंसेंटिव्स दे दिए, तो वो पर्टिकुलर जो डिस्काउंट डिडक्ट होगा वो अपने लिए क्या है, वो लॉस है। तो ये डेटा से रिगार्डिंग 3 कॉन्सेप्ट थे। बैड डेट्स जो एक्चुअल में पैसा डूब गया, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स हमें लग रहा है और भी डूबेगा, हमारा एंटिसिपेशन, और ये हम डिस्काउंट देंगे कस्टमर्स को, ऑब्वियसली हमारे डेटर्स जो होंगे, तो उनको हम जो डिस्काउंट देंगे वो भी हमारे लिए क्या होगा, लॉस होगा फॉर अर्ली पेमेंट्स। अब आ जाते हैं अपने 3 लास्ट डेफिनेशन, जिसमें पहला आ रहा है गुडविल। अब गुडविल एक एसेट होता है, नेम एंड फेम होता है बेसिकली। तो तुम्हारा बिजनेस कैसा है, रेपुटेशन कैसा है बिजनेस का, नेम एंड फेम कैसा है बिजनेस का, उसको हम गुडविल बोलते हैं। ऑब्वियसली दिखाई नहीं देता है, बट हम मॉनेटरी टर्म्स में उसको वैल्यू ऑब्वियसली कर पाते हैं। जैसे हम नाम से ही कभी कभार पहचान जाते हैं, टाटा, रिलायंस, तो ये कुछ ऐसे फर्म है जिन्होंने अपना रेपुटेशन काफ़ी मेंटेन कर रखा है, तो उसका भी वैल्यूएशन होता है, उसका भी चार्ज किया जाता है। इंटेंजिबल एसेट्स फॉर द बिजनेस, इंटेंजिबल क्यों, बिकॉज ये दिखता नहीं है, इनविजिबल एसेट है, बट मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। इंडिकेट्स रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इन मॉनेटरी टर्म्स। तो सिंपल है, एसेट है, फिक्स एसेट में कंसिडर किया जाता है, इंटेंजिबल एसेट्स में याद रखना। तो नेम एंड फेम का जो वैल्यू होता है बिजनेस का, रेपुटेशन का जो वैल्यू होता है, उसको हम किस में कंसिडर करते हैं, गुडविल में। अब अपना अगला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, डिस्काउंट। तो कस्टमर्स को जो हम डिस्काउंट देते हैं,
कंसेशन एंड अलावेंस बेसिकली जिसको हम बोल सकते हैं। तो कंसेशंस और अलावेंस गिवन बाय सेलर टू परचेसर। तो जब भी हम गुड्स खरीदने जाते हैं तो सेलर हमें कौन से डिस्काउंट देता है, वो है। 2 डिस्काउंट होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। पहले ट्रेड डिस्काउंट देख लेते हैं। ये तुम्हें लिस्ट प्राइस पे मिलता है, इनवॉइस प्राइस पे मिलता है, कैटलॉग प्राइस पे मिलता है, जो बात कर लो तो सारे सेम ही है। तो जो अपना प्रिंटेड प्राइस होता है उस पर जब हमें डिस्काउंट मिलता है उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। अलाउंसेस गिवन ऑन लिस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस, दिस डिस्काउंट इज अलाउड एट टाइम ऑफ परचेज और सेल। वैल्यू ऑफ गुड्स रिकॉर्डेड इज नेट पेएबल। अब ये याद रखना, तो जो गुड्स की वैल्यू रिकॉर्ड की जाती है ना, वो आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स 100 रुपये के थे, तुम्हें डिस्काउंट मिला है 10 रुपये का, तो अब गुड्स कितने के हो गए, 90 के। तो फाइनल एंट्री जो पास की जाती है वो 90 रुपीज़ की जाती है। ट्रेड डिस्काउंट की कोई स्पेसिफिक जर्नल एंट्री पास नहीं होती, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि हम जो रिकॉर्ड होता है वैल्यू ऑफ गुड्स का वो डायरेक्टली हम कैसे करते हैं, नेट पेएबल। एग्जाम्पल पढ़ लेते आगे। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड डिस्काउंट इज ऑफ ₹10 ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स ₹100। देयरफॉर नेट पेएबल कितना आएगा, विल बी 100 माइनस 10, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके अब गुड्स कितने के हो गए, 90 के। हैंस ट्रेड डिस्काउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसका मीनिंग है कि ट्रेड डिस्काउंट की कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती, हम डायरेक्ट उन गुड्स की वैल्यू 100 नहीं दिखा के 90 दिखाते, नेट पेएबल वैल्यू। तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया। अब सेकेंड डिस्काउंट जो होता है वो तुम्हारा कैश डिस्काउंट। तो अब ये फाइनल अमाउंट पे अगर हमें और डिस्काउंट मिल रहा है, हम प्रॉम्प्ट पेमेंट कर रहे हैं, हम तुरंत पे कर रहे हैं, या एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर हम जब पे करते हैं तो सेलर हमें ये वाला डिस्काउंट भी ऑफर करता है। अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम फाइनल अमाउंट ड्यू, कंसेशन गिवन फॉर एनकरेजिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। याद रखना कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, ताकि हमें पेमेंट जल्दी से जल्दी मिल जाए। इट इज़ गिवन आइदर फॉर स्पॉट पेमेंट, ऑन द स्पॉट पेमेंट कर रहे हो तो तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा, और फॉर पेमेंट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड, या एक पीरियड डिसाइड किया जाएगा सेलर और बायर के बीच में, अगर उस पीरियड के अंदर अंदर भी तुम पे कर देते हो तो तुम्हें ये कैश डिस्काउंट मिल सकता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा पहले ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट होगा, उसके बाद ही कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। इट इज़ अ लॉस टू सेलर एंड गेन टू द बायर। ऑब्वियसली सेलर ने तुम्हें डिस्काउंट दिया, अपना नुकसान करवा लिया, और ये किसका फ़ायदा हो गया, बायर का। कैश डिस्काउंट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसका मीनिंग है कि कैश डिस्काउंट की एंट्री पास की जाती है जर्नल एंट्री के थ्रू, ये रिफ्लेक्ट होता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट जो है वो जर्नल एंट्री के थ्रू रिफ्लेक्ट नहीं होता है। आज का लास्ट डेफिनेशन, डेप्रीशिएशन। अब ये पढ़ने से पहले एक एग्जांपल समझ लो कि मान लो हमने आज कोई मोबाइल परचेज़ किया, और कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, 10,000 का कोई सेलफ़ोन ख़रीदा हमने। अब आप मुझे बताइए, वो सेलफ़ोन अगर आप 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद बेचने जाओगे तो क्या आपको 10,000 रुपीज़ मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमने वो यूज़ कर लिया, वो सेकेंड हैंड हो चुका है। हमने जितना भी उसको यूज़ किया रहेगा उतना उसका वैल्यू डिडक्ट हो जाएगा। तो जो वैल्यू हम डिडक्ट करते हैं एसेट्स को यूज़ करने के लिए, उसी को ही बोला जाता है डेप्रीशिएशन। इज़ अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट फ्रॉम एनी कॉस्ट। तो कुछ भी रीज़न के वजह से, जैसे तुमने यूज़ किया तो उसकी वैल्यू गिर गई, हो सकता है वो मशीन आउटडेटेड हो गई तो उसकी वैल्यू गिर गई, तो बहुत सारे रीजंस की वजह से एसेट्स की वैल्यू गिरती जाती है। अगेन एक और डेफिनेशन है, इट इज़ श्रिंकेज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर, यूज़ करने के वजह से, या पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, या एब्सोलेंस, यानी वो प्रोडक्ट आउटडेटेड हो चुका है। तो डेप्रिसिएशन सर लगता कि इन एसेट्स पे सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट्स पे लगाया जाता है, उसमें भी लैंड पे कभी डेप्रिसिएशन लगता नहीं, बिकॉज सबको पता है लैंड की वैल्यू कभी गिरती नहीं है, तो अप्रिशिएट ही होती रहती है, तो उसको हम डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, अप्रिशिएशन ही चलता है लैंड का। तो डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ऑल फिक्स एसेट्स एक्सेप्ट लैंड। अब एग्जाम्पल सर हमें कैसे पता रहेगा कि हमने कितना यूज़ किया है, तो हम थोड़ी बता सकते कि 1 महीने में हमने कितना वैल्यू यूज़ कर लिया सेलफोन का। तो कैसे कैलकुलेट कैसे किया जाता रहेगा, हमेशा आपको परसेंटेज एक रेट दिया रहेगा उस पर्टिकुलर फिक्स एसेट के ऊपर, और ये रेट कैसे डिसाइड होता है, इनकम टैक्स वाले डिसाइड करते हैं, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली, बट 11th-12th में या बेसिक में आपको ये क्वेश्चंस में मेंशन किया हुआ रहता है। तो देखते हैं कैसे डिडक्ट किया जाता है डेप्रिसिएशन। अब जैसे देखो, मान लो फर्नीचर परचेज फॉर ₹10,000 ऑन 1 अप्रैल 2019। तो 2019 में आपने फर्नीचर खरीदा था 10,000 का, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, और इन्होंने बोला फाइंड वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2020।
तो अप्रैल में ख़रीदा था फर्नीचर, पूरे 1 साल तुमने यूज़ किया तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू गिरी होगी। तो हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू फर्नीचर से रिड्यूस कर देनी है, हमें 1 अप्रैल की वैल्यू मिल जाएगी 2020। तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? देखो पहले तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देंगे। फर्नीचर का वैल्यू कितना था? 10,000। उसके ऊपर 10% रेट दिया हुआ है डेप्रिसिएशन का, तो 10,000 का 10% कितना आ जाएगा? 1,000। यानी पूरे साल में हमने फर्नीचर का वैल्यू कितना डिडक्ट करना है हमें? 1,000। इतना मान लेंगे कि उसका वैल्यू डिक्रीज़ हो चुका है। तो 2020 में कैसे उसका वैल्यूएशन किया जाएगा? पहले तो 2019 में उसका वैल्यू कितना था? 10,000। उसमें से हम डेप्रिसिएशन रिड्यूस कर देंगे पूरे साल का, कितना था? 1,000। यानी 2020 में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9,000। तो इसी तरह वैल्यू किया जाता है फिक्स एसेट्स को, जितना हम यूज़ करते हैं उतना उनकी वैल्यू गिरा दी जाती है। और डेप्रिसिएशन तुम्हारा यही है, डिडक्शन इन यूज़ ऑफ एसेट। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको। इज़ अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट फ्रॉम एनी कॉज, इट इज़ श्रिंकेज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर। तो यूज़ कर रहे हो एसेट को, उसके लिए उसकी वैल्यू गिरेगी, टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू गिर जाएगी, या वो प्रोडक्ट अगर आउटडेटेड हो गया तो उसकी वैल्यू गिर जाएगी। हमेशा किस पे चार्ज किया जाता है? फिक्स एसेट्स पे। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ऐसे बहुत सारे फिक्स एसेट्स होते हैं जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना होता है, क्योंकि उसकी वैल्यू कम होगी ऑब्वियसली हम जितना यूज़ करते जाएंगे। तो जैसे जैसे अकाउंटिंग पीरियड चेंज होते जाएंगे हमें डेप्रिसिएशन लगा लगा के फिक्स एसेट्स की वैल्यू चेंज करनी होती है। याद रखना लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, बिकॉज लैंड की वैल्यू अप्रिशिएट होती रहती है। ये एक एग्जाम्पल था कि 10,000 का फर्नीचर खरीदा, उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन का रेट, तो 10,000 का 10% 1,000 आ जाता है। तो अगर 2019 में उसकी वैल्यू 10,000 थी, साल भर में उसका डिप्रिसिएशन हम डिडक्ट करेंगे 1,000, और कमिंग ईयर में 2020 में फर्नीचर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9,000। तो ये फाइनल वीडियो था ऑन बेसिक टर्म्स। इसके बाद हम 12th के चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एंड आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर। तो उसके भी वीडियोस अब स्टार्ट हो जाएंगे आना। ये वाला वीडियो आप देखो अच्छे से, 3 वीडियोस आ चुके हैं, तीनों वीडियोस देखो। इसके पहले वाले वीडियो में जर्नल एंट्रीज पास कैसे करते ये बताया था, तो बार बार देखो इन वीडियोस को। थैंक यू।